नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। फेड की बैठक, फेड का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रम्प का बयान, उसके बाद से गोल्ड सिल्वर पे असर और शेयर बाजार, इन तमाम मुद्दों पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे फेड को लेकर, क्योंकि कल उनके तरफ से जो है कोई भी रेट कट का ऐलान नहीं हुआ और ये लगातार तीसरी बार जो है कि वहां कोई रेट कट नहीं किया गया, यानी जहां था उसी जगह पे छोड़ दिया गया। और जो चीज वहां पे उभरी, 8-4 से जो है ये फैसला हुआ। और ये मतभेद फेड में अमूमन इस तरीके का मतभेद नहीं देखा जाता है। ये 1992 के बाद सबसे बड़ा मतभेद था, यानी 33 साल के बाद फेड के अंदर वो मतभेद दिख रहा था, जो बता रहा है कि इकॉनमी वहां की ठीक नहीं है। पूरी तरीके से कंफ्यूज था फेड, जो है वो फंसा हुआ था कि अगर रेट बढ़ाओ तो ग्रोथ धीमा हो जाएगा और घटाओ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पे जो है आखिरकार उन्होंने छोड़ दिया, जहां था जिस स्थिति में था उसी स्थिति पे छोड़ दिया गया। अब नए फेड चीफ, इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। हालांकि ये मेंबर बने रहेंगे, लेकिन चेयर वाली कुर्सी इनको छोड़नी पड़ेगी और 15 मई तक है। 16 मई से नए आ जाएंगे जो वार साहब हैं, उन्होंने भी इंडिकेशन दिया था कि कोई रेट कट करने का दबाव मेरे पे ट्रंप की तरफ से है नहीं। हालांकि ट्रंप रेट कट के लिए पावेल को बोलते रहे थे, तो वो आगे देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो चीजें देखी गई कि जो है महंगाई अभी है, महंगाई बढ़ा है वहाँ, और जो है एनर्जी कॉस्ट जो है वो महंगा हो गया है तेल के कारण। जॉब ठीक ठाक है, लेकिन कोई बहुत जबरदस्त उसमें ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है। दो चैलेंज है फेड के पास, एक तो महंगाई को कंट्रोल करना, दूसरा इकॉनमी को धीमा होने से बचाना। और इसको लेकर जो है पूरा जो है फेड जो है वो कंफ्यूज रहा और अल्टीमेटली इसको छोड़ दिया गया एज इट इज, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो गोल्ड सिल्वर को उम्मीद था कि यहां रेट कट होगा तो उसमें एक थोड़ी सी तेजी देखी जाएगी, वो थमा। साथ में उसको नुकसान कर रहा है तेल। हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ट्रम्प के बारे में बात कर लेते हैं, फिर तेल, फिर गोल्ड सिल्वर पे आते हैं। देखिए, ट्रम्प की तरफ से जो है एक सोशल ट्रूथ में एक फोटो पोस्ट किया गया, एआई जनरेटेड फोटो था, जिसमें वो गन लेकर दिख रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। और साथ में उन्होंने ईरान को धमकी दिया है कि ईरान जल्दी समझ जाए, अदरवाइज जो है परिणाम काफी गंदा होगा। और इसके जरिए मतलब वो देने की कोशिश कर रहे हैं मैसेज कि हम तुम पे अटैक कर सकते हैं। हालांकि सीज फायर खत्म हो गया है, कोई अभी हमला हो नहीं रहा है और लग भी नहीं रहा है कि अमेरिका इस समय हमला करेगा दोबारा। लेकिन जो ब्लॉक किया हुआ है उसने ईरान को, वो ब्लॉकेट जारी रहेगा। और जिस तरीके का बयान लग रहा है कि ब्लॉकेट जो है लंबा जारी रखेगा, जो तो तेल संकट जो है वो बना रहेगा। क्योंकि आप इस बयान के बाद से ये देखिए कि ब्रेंट जो है वो उछलकर जो है $118 पे चला गया प्रति बैरल, और WTI जो है उछलता हुआ 108 पे चला गया। तो बहुत तेज, मतलब 6% का उछाल देखा गया है इसमें। और जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ब्लॉकेट रहेगा जारी, तो ये जो है ब्रेंट जो है वो 140 पे जा सकता है। ये फ्यूचर का है, स्पॉट पे ऑलरेडी जो है 20, 22, $30 महंगा बिक रहा है। अब इसमें जो बात है कि देखिए, ट्रंप ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि ईरान को जो है इसने ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से। हॉर्मुज से कोई भी टैंकर पास नहीं हो पा रहा है। कल सिर्फ 4 टैंकर पास हुआ, जिसमें 2 तेल का था, अब किसका था ये नहीं पता, और बाकी 2 दूसरे टैंकर पास हुए। तो टैंकर, ये ग्राफ में देखिए कि किस तरीके से 2 महीने से बिल्कुल थमा हुआ है, हॉर्मुज से कोई भी कुछ पास नहीं हो रहा है, छोटा मोटा पास हो रहा है। अब ऐसा है कि जो ईरान का तेल जो हॉर्मुज से निकलता था, वो एक तरीके से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। तेल रखने का कैपेसिटी होता है हर कंट्री का, तो ईरान के पास जो कैपेसिटी है वो 15 दिनों का है, यानी 15 दिन के बाद उनको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ जाएगा। और अगर उनको 15 दिन में अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, तो उनके जो कुएं खुदे हुए हैं, काफ़ी पुराने कुएं हैं, 50-50 साल पुराने कुएं हैं, तो उस कुओं में जो है पानी भर जाएगा। तो पानी भर जाएगा तो वो कुआं हो जाएगा बेकार। फिर आपको नया कुआं खोदना पड़ेगा, और उसको खोदने में कम से कम जो है 1 साल का वक्त लग जाता है, काफ़ी लंबा। अगर बहुत तेज भी करेंगे तब भी जो है उसके थोड़ा सा 2-3 महीना पहले हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो और ईरान इस बात को बेखूबी जान रहा है। हालांकि वहाँ गवर्नमेंट और आर्मी के बीच बिल्कुल तालमेल नहीं है, तो आर्मी भी इस चीज़ को समझता होगा। साथ में हॉर्मुज बंद हो जाने से वहाँ जो जो भी सामान है उसकी दिक्कत होने लगी है। अब जो
ऊपर वाला जो है एरिया कैस्पियन सी वाला, उसके जरिए आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। और इस बात को ट्रम्प बखूबी जान रहा है और सोच रहा है कि इसके जरिए जो है ईरान बैकफुट पे आएगा। और जो न्यूक्लियर वाला, हालांकि ईरान ने डील की बात कही थी कि हॉर्मुज खोल देते हैं, बाकी जो है न्यूक्लियर पे हम बाद में बातचीत करेंगे, जिसके लिए ट्रम्प राजी नहीं हुआ, तो वो इस पे आएगा। साथ में पुतिन के साथ लंबी बातचीत हुई, ट्रम्प की जो है 40 मिनट के आसपास की बातचीत हुई, और उसमें ये तय हुआ कि पुतिन ने ये कहा है कि वो जो है ईरान से आपको अमेरिका को यूरेनियम दिलाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ है, अभी फिलहाल जो है सिस्टम पूरी तरीके से ब्लॉक है, और उसका असर जो है इस समय गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिलेगा। चूंकि तेल महंगा हो रहा है, तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि तेल महंगा होगा तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी, डॉलर का क्राइसिस है। डॉलर मतलब जो तेल आप पहले लेते थे 1 टका में, वो ले रहे हैं 2 टका में, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा आपको डॉलर देना पड़ेगा। तो डॉलर का एक संकट उभर रहा है, उसके कारण जो है आपको गोल्ड पे प्रेशर देखा जाएगा। साथ में बॉन्ड जो है वो यील्ड भाग गया इस चीज से। हालांकि आने वाले समय में बॉन्ड क्राइसिस है, तमाम चीजें आने वाले समय के लिए गोल्ड सिल्वर के लिए मजबूत है ये इकॉनमी, लेकिन इस समय दबाव रहेगा क्योंकि इस समय आपको तेल जुगाड़ करना है। और बॉन्ड यील्ड जो कल 4.35 था वो बढ़कर 4.43 हो गया। अब 4.43 हो गया तो पैसे उधर भी जाने लगेंगे, ठीक। अब उसमें दबाव क्या हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा है वो अमेरिका की इकॉनमी ऑलरेडी प्रेशर से है, तो वो उस पर प्रेशर डालेगा। क्योंकि जो उसको ब्याज देना पड़ रहा था, पहले सस्ते में देना पड़ रहा था, अब पहले लड़ाई के पहले 3.96 था, तो वहां से जो इतना बढ़ गया तो वो उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है। और ऐसे ही इंटरेस्ट रेट उसको चुकाने में $1.2 ट्रिलियन देना पड़ रहा है इस समय, जो बढ़ जाएगा, जो उस पर प्रेशर डालेगा। तो ये सब जो सिचुएशन है ये आने वाले समय के लिए गोल्ड सिल्वर के लिए मजबूती रहता है, लेकिन इस वक्त गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर रहेगा। तो कुल मिलाकर जो अभी हम लोग बातचीत किए कि जो भी इकॉनमी कमजोर दिख रहा है फेड की बैठक से, गोल्ड सिल्वर पे दबाव इसलिए दिख रहा है क्योंकि तेल महंगा हो गया और तेल के लिए डॉलर की जरूरत है, और डॉलर के लिए आपको गोल्ड पे एक प्रेशर आता है। और दूसरी बात की इकॉनमी में जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड उसका भाग रहा है, वो इस समय वो पैसे भी उधर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उस बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से अमेरिका पे दबाव रहेगा, क्योंकि अमेरिका को जो है वो ज्यादा पैसे इंटरेस्ट पे चुकाने पड़ेंगे, जो कि $1.2 ट्रिलियन के आसपास हो चुका रहा है। तो इसके कारण इस पे प्रेशर देखा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि गोल्ड सिल्वर का रेट से पहले कि मार्च महीने और अप्रैल महीने में गोल्ड और सिल्वर का क्या परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम देखें गोल्ड को 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो रेट था, उसमें गोल्ड में 13% की गिरावट आ गई थी, क्योंकि उस समय जो डॉलर का जो मांग और तमाम चीज़ों बढ़ा था उस पर एक प्रेशर जोन आया था। और सिल्वर में 20.68% की गिरावट आ गई थी, बहुत तेज गिरावट आ गया था। और जीएसआर जो शुरुआत में जो 58.88 था वो गिरकर 64.52 पे आ गया था। यानी जो गिरावट हुई थी गोल्ड और सिल्वर में, उसमें सिल्वर जो है गोल्ड की तुलना में तेज गिरा था। तो ये चीज उस समय हुआ। अब अप्रैल महीने में हम देखते हैं कि अप्रैल माह में जो है गोल्ड, और इस समय जो आज जो रेट बंद हुआ है, आज का दिन बचा हुआ है तो थोड़ा सा चेंज होगा आज के दिन को अगर जोड़ेंगे तो उसमें गोल्ड में जो है 0.84% की तेजी हुई है, और सिल्वर में 2.27% की तेजी रही है। और जो आपका जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो था वो 64.52 था, जो 63.61 हुआ है। यानी सिल्वर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसमें दिखा है इस अप्रैल महीने में। और इस अप्रैल महीने में राहत इसलिए रहा क्योंकि तेल का कीमत जो है ठहर सा गया था, क्योंकि जो संकट जो है वो सीज फायर हो गया, बातचीत चलने लगा, थोड़ा बहुत होने लगा, हॉर्मुज से थोड़ा बहुत पास भी हुआ शुरुआत में, बाद में ब्लॉक किया ना, तो इसके कारण थोड़ा सा ये देखा गया। अब चूंकि सिचुएशन कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है और तेल जो है फिर से जो मार्च महीने में जिस तरीके से उछला था 120 के आसपास गया था, उसी रेंज पे चला गया, तो इस पे गोल्ड सिल्वर पे इस समय एक प्रेशर देखा जा सकता है। हालांकि इससे ये मत समझिएगा कि गोल्ड सिल्वर का बुल रन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो तमाम चीजें हैं और जो फेड की जो बात हम लोगों ने की, वो जो है इकॉनमी को कमजोर कर रहा है और उसका फायदा होता है, लेकिन टाइम लंबा लगेगा, वक्त लंबा लग सकता है, ये चीज इसमें देखा जा रहा है। तो इसलिए, और अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें भी, अगर उसमें भी जो बिकवाली हो रही है और उसमें एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है जो है सेंट्रल बैंक की तरफ से,
जो सेंट्रल बैंक का जो आंकड़ा उभर कर सामने आ रहा था कि काफ़ी बेचा जा रहा है, तमाम चीज़ किया जा रहा है, वो एक बड़ा पॉजिटिव खबर आया है, उस पर बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बिकवाली देखा जा रहा है गोल्ड और सिल्वर में, पैनिक सेलिंग नहीं है, जो है वो टेम्पोररी सेकआउट है, जिसके कारण जो है उसमें एक बिकवाली देखी जा रही है, धीरे धीरे बिकवाली देखी जा रही है। जो पैनिक में आता है ना कि धड़ाम धड़ाम बेचता है, वो नहीं दिखता है। 3 कारण हैं, डॉलर का मजबूत हो जाना, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। लेकिन बॉन्ड यील्ड पे कल हम लोगों ने बात किया था कि आगे वो किस तरीके से एक क्राइसिस पैदा करेगा, उसको जाके देख सकते हैं, जो आने वाले समय पे होगा। और तीसरा, इकॉनमी जो है अभी बिल्कुल अनसर्टेन है, तो इसके कारण इस समय प्रेशर जोन देखा जा रहा है। और अब हम लोग रेट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अब सबसे पहले सिल्वर जो चाइना में बंद हुआ था 82.42 पे हुआ था, 2% की नरमी के साथ, और वहाँ पे उसके एक्सचेंज में, दोनों एक्सचेंज में 1256 मैट्रिक टन सिल्वर आ गया है, तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में सिल्वर है उसके पास। और यहाँ जो सिल्वर बंद हुआ है कॉमिक्स में, वो 71.50 पे 2.5% की नरमी के साथ इंडियन करेंसी में हो गया 2,31,292 रुपये, 2,31,292 पे बंद हुआ था। और डिलीवरी बहुत कम है, बहुत ही कम, इसमें लिया ही नहीं जा रहा है, एक तरीके से देखे तो सिर्फ 250 kg का। और टोटल इस मंथ में 545 मैट्रिक टन की डिलीवरी हुई है, तो यहाँ भी कम है। कॉमिक्स के पास जो पड़ा हुआ है माल एज इट इज जितना था उतना ही पड़ा हुआ है, 2474 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 7327, और टोटल है 9801 मैट्रिक टन ये पड़ा हुआ है। और अगर हम इसका देखें कॉमिक्स में जो ओपन इंटरेस्ट है, अब चूंकि मई महीने का जो शुरू हो जाएगा, आज से जो है नोटिस पीरियड 30 अप्रैल से फर्स्ट नोटिस डे है, और यहाँ से आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन जो 28 अप्रैल का जो रिपोर्ट है ओआई का, ओपन इंटरेस्ट का, उसमें 8710 ओआई बचा हुआ था इसमें, और इसमें उस दिन निकल गया था, उसमें से जो लोगों ने वापस ले लिया था 8966। तो टोटल अगर आप 8710 को देखें तो ये 1354 मैट्रिक टन है, जो कि कॉमेक्स के पास पर्याप्त है। अगर सब भी डिलीवरी ले लेगा तो भी कॉमेक्स के पास माल भरपूर है। लेकिन अब ये 28 तारीख का है, 2 दिन है, 29-30, ये पुराना डाटा आता है इसमें, तो ये 30 दिन। तो इसमें देखा जा रहा है कि अब सिल्वर को लेने का, फिजिकल सिल्वर लेने का ऐसा प्रेशर दिख नहीं रहा है, तो सिल्वर पे एक प्रेशर है, स्वाभाविक है, डॉलर और तमाम चीज़ों के कारण भी है। और अगर हम यहाँ देखें सिल्वर जो है 71.50 पे है, तो जो सबसे मेजर सपोर्ट लाइन है वहाँ पे है, 70 से लेकर 72 के बीच में मेजर सपोर्ट लाइन था, तो उस जगह पे है। अगर ये इसको तोड़ देता है तो फिर ये 64 के रेंज पे जा सकता है, और 64 जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट लाइन दिखा है, कई बार 64 के आसपास गया है, एक बार 61 भी गया है, और वहाँ से तुरंत रिवर्स किया है। तो इस बार देखना है कि किस तरीके से रहता है। बाकी हम लोग गोल्ड को लेकर बात करते हैं कि गोल्ड जो है वो बंद हुआ 4548 पे 0.99% की नरमी के साथ, इंडियन करेंसी में 1,47,128, 935 kg डिलीवरी हुई है, और टोटल जो है इस मंथ में 70 टन का डिलीवरी हो गया है। कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है 504 मैट्रिक टन फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 408, और टोटल है 912 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। गोल्ड में भी प्रेशर देखा जा रहा है, और गोल्ड का जो सबसे बड़ा जो अभी सपोर्ट लाइन है 4350 है। अगर 4350 को तोड़ता है तो फिर ये 4160 के आसपास जो है वहाँ पे एक बहुत सपोर्ट लाइन है, और पिछली बार वहाँ पे ज़बरदस्त स्मार्ट मनी की बाइंग हुई थी, तो वो देखना है कि 4350 टूटता है या ऊपर सस्टेन करता है। लेकिन गोल्ड को लेकर जो चीज़ आ रहा था कि जैसे देखिए जनवरी फरवरी में तो गोल्ड में खरीदारी हुई थी, जो भी आपने सेंट्रल बैंक ने खरीदारी किया था, मार्च मंथ में बिकवाली तेज देखा गया था, चूंकि डॉलर का मामला आ गया था ये, और अप्रैल माह में भी एक देखा जा रहा है कि थोड़ा सा सेंट्रल बैंक की तरफ से बिकवाली देखी जा रही है। लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी से लेकर मार्च का जो है वहाँ का फर्स्ट क्वार्टर, हमारे यहाँ का वो फोर्थ क्वार्टर होता है, तो उसमें गोल्ड में सेंट्रल बैंक की खरीदारी हुई है, यानी जनवरी फरवरी में जो प्रचुर मात्रा में उसने खरीदारी किया था, तो इसलिए क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहा है। हालांकि मार्च में बिकवाली हुई थी, क्योंकि क्वार्टर 1 में 244 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा गया सेंट्रल बैंक के द्वारा, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 208 टन खरीदा गया था, यानी वहां से 36 टन ज़्यादा गोल्ड खरीदा गया। और इसमें जो मेजर खरीदारी थी
वो चाइना का, पोलैंड का और उज्बेकिस्तान का था। हालांकि पोलैंड की तरफ से बाद में ये कहा गया था कि हम बेचेंगे, लेकिन वो बेचने की बात आई नहीं। बेचा टर्की ने, रसिया ने और कजाकिस्तान ने। तो ये खरीदारी इनके तरफ से आया है, और किसने कितना खरीदारी किया है वो आंकड़ा नहीं है। तो ये चीज देखा जा रहा है कि जो गोल्ड के प्राइस में जो डिप रहा था, जो डिप आया था, उसमें सेंट्रल बैंक ने उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी माना और उसको खरीदा। खरीदने की वजह डॉलर का रिस्क और उससे डिपेंडेंस कम होना, जो है धीरे धीरे कम करना, ये चीज है। फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना, और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से चल रहा है उसमें जो है सेंट्रल बैंक सेफ एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। और जो बात कहा जा रहा है कि डॉलर का डोमिनेंस जो कम हो रहा है, हालांकि तुरंत कम नहीं हो जाएगा, अभी भी 57% है उसका, तो अगले 5 साल में जो चाइना का करेंसी है उसका जो है ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ जाएगा। और जो ग्रोथ रेट अगर हम देखें चाइना और अमेरिका का, जिस तरीके से ग्रोथ रेट चल रहा है, उस हिसाब से चाइना की इकॉनमी जो है वो 10 साल के अंदर अमेरिका की इकॉनमी से बड़ी हो जाएगी। और सारा जद्दोजहद जो है उसी के लिए चल रहा है कि चाइना को रोका जा सके, उसकी इकॉनमी नहीं भाग सके। ये चीज़ देखा गया है। हालांकि चाइना के अगर हाउसिंग को देखें तो उसमें इस समय रेट काफ़ी नीचे चला गया है, और वहाँ मकान जो है 2005 वाले रेट पे मिल रहा है। अगर इन्फ्लेशन को जोड़ दें तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद वो जो प्राइस है वो 2005 के नीचे का प्राइस चला गया है। जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है चाइना की इकॉनमी में, वो हाउसिंग। बाकी कल हमारे शेयर बाजार में तेजी रही। निफ्टी में जो है 0.76% की तेजी थी। 181 पॉइंट्स का उछाल देख लेते हुए 24,177 पे बंद हुआ। सेंसेक्स में 609 पॉइंट्स की बढ़ोतरी थी। 0.79% की तेजी के साथ 77,496 पे बंद हुआ। मिड कैप में मामूली सी गिरावट थी, बिल्कुल मामूली सी, और स्मॉल कैप में 0.49% की तेजी थी। पीएसयू में 0.31% की नरमी थी। एफआईज का रुख उसी तरीके से बेच रहा है। 2,468 करोड़ का शेयर बेच चुका है जो है कल, और डीआईज ने 2,262 करोड़ का शेयर खरीदा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जो है वो 24,296 पे है, दूसरा 24,361 पे है, तीसरा जो है 24,466 पे है, और सपोर्ट जो है वो 24,086 पे है, दूसरा 24,021 पे है, तीसरा 23,916 पे है। क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कंपनियों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसके हिसाब से जो है शेयर बाजार का परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखा जा रहा है। अब तेल संकट ये से अब पावेल ऑयल का कितना असर पड़ता है वो देखना होगा, लेकिन रिजल्ट ठीक है। अब अगला जो क्वार्टर होगा उस पर तेल क्राइसिस का कितना इंपैक्ट पड़ता है वो है, और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो उस चीज को मार्केट अभी जो रिजल्ट आ रहा है उस पर अभी रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद से वो फॉरवर्ड लुकिंग पे रिएक्ट करने लगेगा। तो यह है कुल मिलाकर प्रेशर जोन रहेगा शेयर बाजार में, इन तमाम चीजों के बावजूद कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, बाकी इंटरनेशनल प्रेशर है तो प्रेशर जोन देखा जाएगा, और एफआईज की बिकवाली है वो चीज़। अगर हम रिपोर्ट को देखें कि बजाज फाइनेंस का बड़ा शानदार रिपोर्ट रहा है, 22% उसका प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन शेयर्स होता है ये, और इसकी चाल जो है बड़ी ज़बरदस्त होती है। आप जो भी इसको, जब भी आप इस शेयर्स के बारे में जरूर अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से डिस्कस जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग बात करते हैं आज म्यूचुअल फंड को लेकर, क्योंकि ये अमूमन देखा गया है कि लोग जो म्यूचुअल फंड लेते हैं उसमें देखिए, आपको म्यूचुअल फंड जो ले रहे हैं आपको 14% का CAGR सोचना है, 20% 25% नहीं सोचना है, 14% ही मिलता है। आप सोचेंगे तो वो आपको 14 भी नहीं मिलेगा, 10 मिल जाएगा। तो और उसमें क्या होता है कि लोगों को देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड में बड़ा ज़बरदस्त डाइवर्सिफाई कर देते हैं, 8-9 जो है फंड ले लेते हैं, तो वो गलत है। फंड जो है 4 से 5 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर आपका प्रॉफिट अगर 8-9 रखेंगे तो आप जो 14% का जो लक्ष्य रख रहे हैं गिरकर 11 से 12-13% हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो उसमें जो है ये चीज़ होता है कि आपको एक फ्लैक्सी कैप जरूर रखना है अपने पोर्टफोलियो में, उसको मस्ट है फ्लैक्सी कैप। दूसरा, मल्टी एसेट्स फंड रखिए। तीसरा, गोल्ड सिल्वर फंड रख लीजिए, लेकिन उसमें अमाउंट कम रखना है, मतलब जो है 10% मिनिमम, मैक्सिमम 20%। अगर आप थोड़ा सा रिस्क वाला रखते हैं तो उस पर, या थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहते हैं आप तो उसको 20% जो है, उससे ज़्यादा नहीं। और ग्लोबल डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए, कोई कंट्री वाला नहीं, जैसे चाइना ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसा नहीं। वो ग्लोबल डाइवर्सिफाइड वाला एक फंड होना चाहिए। तो ये 4 तो आपको मस्ट होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं, थोड़ा सा या थोड़ा सा चांस लें, तो फिर आप मिड कैप स्मॉल कैप भी रख सकते हैं। हालांकि वो फ्लैक्सी कैप में सब कवर हो जाता है।
तो ये चार जो है बेस्ट होता है। तो इससे आपको रिटर्न बढ़िया मिलता है। और उसमें आप देख लीजिएगा, जो भी फंड लीजिएगा उसका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जरूर देखिएगा कि उसका 10 साल का रिकॉर्ड किस तरीके है, 10 साल का रिटर्न कितना रहा है। 3 साल का नहीं, 3 साल 1 साल का नहीं, या 2 साल का नहीं, 10 साल का देखिएगा। अभी तो 1-2 साल से तो कुछ भी नहीं दे रहा है। और अगर आप 2020 से देखेंगे तो फिर कोविड काल के कारण बहुत ज़बरदस्त था। तो वो नहीं देखना है, आपको 10 साल पुराना देखना है। तो इस तरीके से आप अपना एक पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।